So hello everyone, now we are going to start with the second part of chapter physical world. आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। आज इसके हम थोड़े से और एडवांस्ड पढ़ेंगे, बट बहुत ही आसान चैप्टर है, ये आपको पूरी फिजिक्स में बार बार यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड today we are going to talk about the fundamental forces of nature. नेचर में जो हमें फंडामेंटल फोर्स, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये सब फोर्स के बारे में जरा सी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बाकी ये पूरे के पूरे चैप्टर आपको फिजिक्स में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस। द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर आर नंबर 1 ग्रेविटेशनल, जिसकी वजह से आपका अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, या फिर मान लीजिए मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, या आप अर्थ के ऊपर जो चलते हैं आपका जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, फिर हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है, या मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होती है, या मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस सोलर सिस्टम की गैलेक्सीज जो हैं, ये सब हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से हैं। उसके बाद आपके आते हैं, सो वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑक्सीजन एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स जस्ट द इंट्रोडक्शन कि इस तरह की फोर्सेस हमारे फिजिक्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, ये आपकी फंडामेंटल फोर्सेस जानी जाती हैं, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड, डैश फोर्स प्लेज द की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज? डेफिनेटली द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। तो कौन सी? द ग्रेविटेशनल फोर्सेस is the main force that plays in the role of formation of galaxies, ठीक है। जैसे कि हमारे मिल्की वे है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस? अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एनी टू ऑब्जेक्ट दैट आर हैविंग मास। तो चलिए, अगर मान लीजिए ये एक मास m1 है, ये एक मास, चलो ये मास m1 है, ये मास m2 है, सपोज इनके बीच का जो r डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा। दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड masses, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट को हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं g m1 m2 by r स्क्वायर। यहाँ पे g का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ओके। तो चलिए बात करते हैं। सो जैसे कि एप्पल का गिरना, the force of attraction between the earth or any other body or of the universe is known as force of gravity or gravitational forces, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब मून अर्थ के चारों तरफ क्यों घूमता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अर्थ सन के चारों तरफ क्यों घूमती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। तो ये सब है हमारे ग्रेविटेशनल। गौतम बंदेल, हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ गौतम। रविंद्र सोलंकी, हेलो सर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो ये सब है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल। उसके बाद बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेसिकली इट्स द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ठीक है। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह आपको मिलेगा। अगर दो बॉडीज के बीच में मास है तो वो एक दूसरे को पक्का और पक्का अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपके सामने कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, बट वो बहुत वीक होता है। हालांकि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब ये बहुत लंबी रेंज तक वैलिड होता है, इसलिए तो सन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर पाता है, बट ये एक वीक फोर्स होता है, इसलिए आपको इसका इफेक्ट अपने कंप्यूटर या मोबाइल के साथ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये थी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। इन पर्टिकुलर ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मोशन ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेट अराउंड द सन, ठीक है। तो ये सब आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर आते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार, गैलेक्सीज, गैलेक्टिक क्लस्टर्स, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स में आते हैं आपके। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैज सिमेट्री बिकॉज इट इज सेम एट एनी प्लेस ऑफ नेचर। अब मान लीजिए, जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, F इज इक्वल टू जी m1 m2, हालांकि इसको आप बहुत डिटेल में ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, बाय r स्क्वायर।
ये हमने पढ़ा था। तो इस जो g की वैल्यू है जैसे 6.67 into 10⁻11, तो ये दैट इज वैलिड एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, वो कांस्टेंट ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फ्रॉम एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, मतलब अगर आप किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो बॉडी भी आपको उसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी। द फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल को कुछ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोबाइल आपको कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज दोनों के ऊपर ही इतना ही फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 by r square. So this is equal and opposite forms action and reaction. Gravitational force between two bodies is independent of the nature of the medium. नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज, जैसे कि हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इज appreciable in case of massive bodies like stars and planets, ये हम इनको देख सकते हैं because the acceleration due to gravity, ये अर्थ के मास की वजह से आता है। It's the weakest force among all the forces but has the longest range, ये सबसे लंबी दूर तक काम करता है but ये weak force है। It is conservative force in nature, ये conservative है। It is communicated through gravitons, ठीक है। इट इज ए मास डिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स। देखो अब आपको पता है ये तो गलत है, ये भी गलत है, और इसमें रिपल्शन कभी नहीं होती, ये हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो द ओनली राइट ऑप्शन विद यू इज ए, सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द which of the following is the property of gravitational force? It is the weakest force of all the forces, it has longest range, it is mass independent or mass dependent, all of the above. So basically definitely it's the weakest force, longest and mass dependent force, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। Then बात करते हैं which of the following has symmetry? Acceleration due to gravity, law of gravitation, only B is correct, both A and B are correct. So यहाँ पे आपका law of gravitation is the right option for you. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब हम दूसरी फोर्स की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ये पूरा पढ़ने के बाद ये आते हैं। क्या एनीवे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, लेट्स सी दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और टू चार्ज्ड बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो चार्ज बॉडी, दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती हैं। लाइक ये न्यूक्लियस और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं होती तो क्या वो कभी भी एक दूसरे को के चारों तरफ घूमते? डेफिनेटली नहीं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होल्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेस। जो हम न्यूक्लियस के चारों तरफ, यस विशाल प्लीज आस्क, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। What are the properties of this electromagnetic force? क्या क्या है? It is both attractive as well as repulsive force. ये attractive भी हो सकता है, repulsive भी हो सकता है। Yes विशाल please ask your doubt. It is both attractive as well as repulsive. Attractive भी हो सकता है, repulsive भी हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। It is long range force and conservative just like gravitational force. तो एक long range force है, ठीक है, and conservative just like gravitational force. It is 10 raised to the power 36 times stronger than the gravitational force. Okay, 10 raised to the power 36 times stronger than the gravitational force. ये बहुत ज्यादा strong होता है। Then it is strong force between two charged particles. It is a very strong force between two charged particles. That's why the nuclear is bound together. Correct? What are the properties of electromagnetic force? What are the properties of electromagnetic force? It acts through electric and magnetic field. It is mass independent force. ये mass के ऊपर depend नहीं करता है। According to quantum field theory, electromagnetic force between two charges is mediated by exchange of photon.
एमसीक्यूज इसके ऊपर हम देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज or the force of repulsion between two charged bodies, both A and B, all of the above. So definitely both A and B, or you can say all of the above. Correct. The property of electromagnetic force is, what are the properties of electromagnetic? It acts through the electric field. It acts through the magnetic field. It acts. It is a mass independent force. All of the above. Then all of the above will be the right option for you. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स होते क्या है? बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हो सकते हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स हो सकते हैं। तो सब चलिए सबसे बात करते हैं व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में जो होते हैं फोर्स, उनको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्लोज टुगेदर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। बिकॉज आपका हाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे आपकी रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फार अपार्ट, इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेट्स द डिस्टेंस प्रोटॉन, हायर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। करेक्ट। क्वांटम थ्योरी बेसिकली इन्हीं को एक्सप्लेन करती है। वी स्टडी गौतम, हम इसको हम एटम्स में पढ़ेंगे, ठीक है। What are the properties of strong nuclear forces? क्या क्या है? इन्हीं की वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो बंधा हुआ रहता है। अगर ये कम हो जाएंगी तो वो टूट जाता है, जिससे आपका रेडियो एक्टिविटी होता है। दे आर ऑफ शॉर्ट रेंज। पहली बात तो शॉर्ट रेंज है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह लॉन्ग रेंज नहीं है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस तो डिके हो जाते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। It is the strongest of all the fundamental forces. ये सबसे strong force है। It has a range of 1 fm. 1 fm is nothing but 10⁻⁻15 मीटर। मतलब ये इसकी रेंज है, ठीक है। It is charge independent and spin dependent force. Charge independent, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट स्पिन के ऊपर डिपेंड करती है कि how fast or slow they are moving. It's all about spin character. It does not obey inverse square law. ये inverse square law को follow नहीं करते हैं। Strong nuclear force are because of attraction between two nucleons due to the exchange of mesons. ठीक है। So let's see. Strong nuclear forces are between proton and electron, electron and neutron, proton and neutron, electron and electron. So definitely it is C, that is between proton and neutron. Is that okay? तो चलिए आगे देखते हैं। Which of these is not a property of a strong nuclear force? It is the strongest of all the forces. It is charge independent. It has a range of 1 fm. It obeys inverse square law. So option D will be the wrong option for you. Okay. Weak nuclear force क्या होते हैं? So basically क्या होता है? The force between the elementary particle emitted during radioactive decay. जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है तो वो डिके होना शुरू हो जाता है, जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके बोलते हैं। डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। यहां से रेडियो एक्टिविटी हो रही है, आपको एटम है अलाउज रेडिएशन, ये पार्टिकल, ये रेडिएशन, और ये यहाँ पे एनर्जी आपकी रेडिएट होती रहती है, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस? पहली बात तो इट इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सर्टेन पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर बीटा डिके ऑफ द न्यूक्लियस। जब भी कोई भी डिके होता है, मान लीजिए ये डिके हुआ, तो तीन तरह के पार्टिकल निकलते हैं। एक निकलता है अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है गामा। अल्फा कुछ नहीं होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है 2 4, बीटा होता है इलेक्ट्रॉन -1 0, एंड गामा कुछ नहीं 0 0 होता है। मतलब जब भी ये हीलियम निकलेगा तो जो नेक्स्ट बनेगा उसे एक हीलियम निकल गया, ऊपर से 4 नीचे से 2 कम हो जाएंगे। मतलब एटॉमिक मास विल डिक्रीज बाय 4 एंड मास विल डिक्रीज बाय 2। एंड जब बीटा निकलता है तो मास विल इंक्रीज बाय, एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1, मास विल बी सेम, मास का कोई फर्क नहीं पड़ता। It is stronger than gravitational force but weaker than other forces. It has a shortest range. ये इसकी रेंज दे रखी है आपको, ठीक है। It is communicated through weak bosons and order of range.
ठीक है, क्या है इसका रेंज का ऑर्डर? रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो अब तक हमने देखा कि सबसे कम रेंज जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की अब तक बताई गई है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। Which of the following is a property of weak nuclear force? They are weaker than gravitational forces, they are of longest range, they are responsible for beta decay, they are repulsive in nature. So definitely they are responsible for the beta decay is the right option for you. Which among the these forces have the longest range of all? Gravitational, strong nuclear forces, weak nuclear forces, electromagnetic. Definitely, आपका gravitational force is the right answer for this question. Gravitational force are having the longest range of all. Which force has the highest order of strength? Definitely, ये आपकी nuclear force is the right answer for this question. Towards unification of forces, तो चलिए बात करते हैं towards unification of forces. Unification is a basic quest of physics. Great advances in physics often amount of unification of different theories and domain. इन सबको हम so Newton unified terrestrial and celestial domains under the common law of gravitation. Maxwell unified electromagnetic. इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे हम? यहाँ पे ग्रेविटेशन, एटम्स, न्यूक्लिया, ये सब चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। So Einstein attempted to unify gravity and electromagnetism but could not succeed in his venture. The electromagnetic and the weak nuclear force have now been unified and seen as the aspect of electro-weak forces. Okay, electro-weak forces. Attempts have been made to unify the gravitational force with the rest of the fundamental forces. तो ये सब बातें हैं यहाँ पे. Who has unified electromagnetic and optics? Basically Newton or Maxwell or Coulomb or Faraday. So Maxwell. Who has unified terrestrial and celestial domains and under the common law of gravitation? Newton, Maxwell, Coulomb or Faraday. So Newton tried doing this. And nature of the physical laws. What are the different nature of the physical laws? Let's see that. Nature of the physical laws. Physicists explore the universe. Their investigation based on the scientific process range of particles that are smaller than atoms and size of stars that are very far away. In addition to finding the facts by observation and experimentation, physicists attempt to discover the law that summarize these facts. In any physical phenomena governed by different forces, several quantities may change with time because it's always dynamic. The remarkable fact that is some spatial physical quantities, however, remains constant with the time. Conservation law has been deep connection with the symmetries of nature because हर एक चीज के लिए आपका conservation law आपको मिलेगा. Symmetries in space, in time, and other types of symmetries play a central role in modern theories of fundamental forces in nature. For the motion under an external conservative force, the total mechanical energy, either the sum of kinetic energy, potential energy, is constant. ये conservation law है, जो भी हम work power energy में जो हमारा तीसरा चौथा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे. The familiar example of free fall of an object under gravity, both the kinetic energy of the object and the potential energy change continuously with time, but the sum remains fixed. If the object is released from rest, the initial potential energy is completely converted into the kinetic energy of the object just before hitting the ground. मतलब अगर हम एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम इसको छोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपके पास खाली पोटेंशियल एनर्जी थी, इसके बाद इट विल कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन. This law is restricted for a conservative force, should not be confused with the general law of conservation of energy of an isolated system. The law of conservation of energy is thought to be valid across the domains of nature from the microscopic to the macroscopic properties. ये हमेशा ही आपका valid रहेगा. This is according to Einstein theory. Mass is equivalent to the energy and energy mass equivalence भी बताया गया, तो यहाँ पे भी conservation बताया गया. Correct? In a nuclear process, mass gets converted into energy. This is the energy
which is released in nuclear power generation, nuclear explosion, nuclear power plant में भी हम इसके बारे में बात करते हैं. Energy is a scalar quantity, but all conserved quantities are not necessarily scalar. मतलब energy scalar भी है और energy conserved भी है, but हर एक स्केलर क्वांटिटी कंजर्व हो ऐसा जरूरी नहीं है. द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम आर आल्सो कंजर्व. ये हम फोर्स में पढ़ेंगे दैट m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं. किसमें पढ़ते हैं? ये हम फोर्स and laws of motion में ये काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे. These law can be derived from Newton's laws of motion, but their validity goes beyond mechanics. They are the basic conservation laws of nature in all domains, even those where Newton's laws may not be valid. Conservation laws has a deep connection with symmetry of nature. For example, an important observation is that laws of nature do not change with time. If you perform an experiment in your laboratory today and repeat the same experiment after a year, the results are bound to be same. So, ये conservative. It turns out that the symmetry of a nature with respect to the translation in time is equivalent to the law of conservation of energy. The law of nature are the same everywhere in the universe. And for example, the acceleration due to gravity at the moon is 1/6 of the earth, but the law of gravitation is same for both. मतलब जो हमने लॉ बात किया था F is equal to G m1 m2 by r, ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी और कभी भी अप्लाई होगा, करेक्ट. बट यहाँ पे G की वैल्यू जबकि मून पे चेंज है. G मतलब स्मॉल g, that is G dash G on moon, that is G by 6. The symmetry of laws of nature with respect to the translation in space gives rise to the conservation of linear momentum. कुछ MCQ करते हैं. The physical quantities that remains unchanged with the process is called dash quantities, conserved, non-conserved, scalar or vector. So these are the conserved quantities. Symmetries of dash play a central role in modern theories of fundamental force in nature. Space, time, frame of reference, both A and B. So space और time मतलब they are conserved with respect to that. Additional questions. Some of the most profound statements on the nature of science have come from Albert Einstein, one of the greatest scientists of all time. What do you think Einstein mean when they said the most incomprehensible thing about the world, it is comprehensible? Exactly. The whole of the physical world is complex in nature. The biological world has its own complexities, moreover vastly different order of magnitude and involved in space, time and mass. In spite of all the physical phenomena can be expressed in terms of few basic laws. When viewed in this context, Einstein's statement becomes very clear. तो देखो हम इन सब चीजों को कुछ लॉज से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बिकॉज फंडामेंटली दे आर सेम. ठीक है, दे आर कंजर्व. ठीक है, बट एज यू नो द साइंस इज ऑलवेज डायनामिक, इट ऑलवेज कीप चेंजिंग. टुमारो वी मे हैव थियोरीज व्हिच आर होल्डिंग बेटर ट्रू in all these aspects. Every great physical theory starts with heresy and ends at a dogma. Gives some examples, some of the history of science, of the verity in the incisive remark. What do you mean by dogma and heresy? So basically dogma is established option which is questioned by only a few. Anything against the established belief is known as heresy. For every physical theory that starts with this, so this causes a few ripples in the mind of intelligent Thomas Young's wave theory of light started as a heresy and finally ended in dogma when Einstein and others replaced it by the quantum theory of light. तो ये होती है गौतम, तुम पूछ रहे थे व्हाट इज क्वांटम थ्योरी, तो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है उसके बारे में बात है. ठीक है, पॉलिसीज इन आर्ट of the possible, similarly science is an art of soluble, explain the beautiful example. तो ये कुछ है हमारे पास. There are few. One of the main factor which is hindered in the advancement towards the becoming the world's leader in the science and technology is the young scientist and technology. The management of science education in our country is bureaucratic. There is partially no coordination between the researchers and the industrialists. The industrialists are the actual consumers of new research and technology. They prefer important technology from advanced countries. Another important factor that has hindered India's progress in science and technology is the brain drain. There has been large scale migration of scientists and technology. As you know, like the Bill Gates, he told that there are so many Indians
they are working for him. Otherwise, India would have been the richest. Then, 2 centuries ago, was triggered by some key scientists and technology advances. Were these advanced steam engine, power loom, etc., blast furnace, which converts low grade iron into steel, cotton gin, which separates the seeds of cotton tree 100 times faster than hand. It is often said It is often said that the world is witnessing now a second industrial revolution, which is the transformation of society as radically as we did first. List the key contemporary idea of science and technology which are responsible for the revolution. The key areas which are responsible are super fast computers, biotechnology, एंड डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर. ये सब चीजें हम डेवलप कर चुके हैं. इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू हैव ए ब्यूटी इन द इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स देन एग्री विद द एक्सपेरिमेंट. द ग्रेट ब्रिटिश फिजिसिस्ट PAMD Dark held this view, criticized the statement, look out for some equation and results in which strike beautiful. This is true for many equations. F is equal to gm1 m2 r square, जिसके बारे में हमने आज बात की, is equal to mc square, p is equal to mv, etc. But this is not always true, as the equation of the theory of relativity and quantum dynamics are complicated. तो ये सब चीजें हैं जो हमने देखी थी. इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है. इसमें जो भी आपके डाउट रहते हैं, you can get connected to me on my Telegram ID Ravi ABC, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, and we will talk about that. So thank you so much for watching. God bless you. Do like the session and share it with your friends. That will help us understanding.